गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक संस्थान विज्ञान, अनुसंधान, साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार आदि के विकास के लिए स्थापित एक संगठन होता है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य इनमें से किसी क्षेत्र का विकास होता है। इसी विचार के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 21 सितंबर 1953 को CSIR सीरी की स्थापना की गई थी। CSIR सीरी संस्थान का परम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अद्वितीय अनुसंधान करके न केवल देश विदेश में अपनी पहचान बनाने का है, बल्कि अपनी विकसित तकनीकों द्वारा मानव जीवन का कल्याण करना भी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा समाज कल्याण एवं राष्ट्र सेवा के पथ पर चलते हुए हमारी संस्थान CSIR सीरी ने अपने सफल सेवा काल में आज 71 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। CSIR सीरी के 71वें स्थापना दिवस समारोह में मैं मनिंदर कौर और मैं राजेंद्र कुमार वर्मा CSIR सीरी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, चेयरमैन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इनके साथ ही श्री राकेश चोपड़ा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। We are very thankful to our dignitaries for gracing this occasion with their esteemed presence. मैं अपने आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर PC पंचायत जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय, आपके कुशल मार्गदर्शन के कारण ही आज का यह आयोजन संभव हो पाया है। साथ ही इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सीरी परिवार के समस्त सहकर्मी, विद्यार्थीगण, प्रेस एवं मीडिया कर्मी, आप सभी का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत है। अब मैं निदेशक महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वह अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को सादर मंच पर लाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया तालियों से इन विभूतियों का स्वागत करें। Thank you very much, sir. Now I request Mrs. Shabnam Bhati to kindly welcome our chief guest, Dr. Sanjay Kumar, with a bouquet. I also request our director, sir, to kindly give our chief guest a warm traditional welcome. अब मैं सुश्री चांदनी जी से अनुरोध करता हूं कि वे फूलों का गुलदस्ता भेंट कर हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राकेश चोपड़ा जी का स्वागत करें। साथ ही निदेशक महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वे विशिष्ट अतिथि जी का पारंपरिक स्वागत करें।
Now I request Ms. Deepika to welcome our respected director, Dr. P.C. Pancharia, with a flower, and I also request Mr. Jay Shankar Sharan, COA, C.D. Pilani, to traditionally welcome our director. थैंक यू सर। अब मैं सुश्री चांदनी जी से अनुरोध करता हूं कि वे फूल भेंट कर हमारी अतिथि श्रीमती ऋचा मिश्रा जी का स्वागत करें। साथ ही श्रीमती सीमा पंचारिया महोदया जी से अनुरोध करता हूं कि वे श्रीमती ऋचा मिश्रा जी का पारंपरिक स्वागत करें। थैंक यू मैम। अब मैं श्रीमती शबनम पाटिल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया फूल हमारी अतिथि मिसेस सीमा पंचारिया जी का स्वागत करें। धन्यवाद शबनम जी। ज्ञान आंतरिक आत्मा को प्रबुद्ध करता है और परिवेश को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। अतः इस दिव्यता को अपनाने के लिए हम ज्ञान की देवी माँ वीणा वादिनी जी का सरस्वती वंदना के माध्यम से आवाहन करते हैं। साथ ही पर आसीन सभी विभूतियों से मेरा निवेदन है कि वे कृपया दीप प्रज्वलित कर हमारे मानस एवं अंतःकरण को प्रकाशित करें। Proceeding with the function, I now request our respected Director, Sir, to kindly welcome our guest with his welcome address and describe the highlights of R&D achievements of CSIR CERI.
आप सभी को नमस्कार। परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार जी, चेयरमैन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर डायरेक्टर CSIR RHBT पालमपुर। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राकेश कुमार जी चोपड़ा, MD राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर, मिसेस डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर बराई डायरेक्टर बिट्स पिलानी, कर्नल चक्रवर्ती रजिस्ट्रार बिट्स पिलानी, हमारे रिसर्च काउंसिल के मेंबर प्रोफेसर के रजन्ना IISc बेंगलोर, डॉक्टर देवेंद्र सिंह फ्रॉम CSIR, प्रशांत सैनी फ्रॉम रील, और हमारे पिलानी से पधारे हुए सभी मेहमान, हमारे सेवानिवृत्तमान सभी सदस्यगण, सभी मेरे साथी, विद्यार्थी, मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि और हमारे पिलानी से पधारे हुए सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस फंक्शन के लिए अपना समय निकाला, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, पिलानी पहुंचना इतना आसान नहीं है। 4-5 घंटे की जर्नी से हमारे मेहमान यहाँ पधारे हैं और ये हमारा दायित्व है कि इनका जो स्टे है वो कंफर्टेबल हो। आपने पिलानी आने के लिए कंसिडर किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हमारा 71वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं और हमारा रिवाज है कि हमारे मेहमानों को हम अपने अचीवमेंट्स पिछले 1 साल में हमने जो किए हैं उनके बारे में उनका प्रकाश डालें। तो पिछले 1 वर्ष में हमारी संस्था ने लगभग 80 R&D परियोजनाओं में काम किया और ये चल रहा है। इस 80 परियोजनाओं का जो वार्षिक बजट है वो 120 करोड़ के लगभग है। इन 80 प्रोजेक्ट्स में जो बाहर से फंडेड, एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो 37 है और जिसका बजट लगभग 45 से 46 करोड़ रुपीज है। हमारे 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नली फंडेड और एक इंटरनली फंडेड। इंटरनली मीन्स एक CSIR हमारी लैब फंड करती है, एक CSIR खुद करती है। तो CSIR की तरफ से अभी हमारे पास 43 R&D प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनका जो एनुअल बजट है वो लगभग 73 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट के इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं वो 26 प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग है। तो जो 80 प्रोजेक्ट हैं, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारा जो स्टाफ है, उन 80 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और हमारा यही दायित्व है, हमारा ध्येय है कि हम टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के रूप में इनको कन्वर्ट करें। हमारा मेन फोकस ट्रांसलेशन रिसर्च है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी R&D इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक केलकर कमेटी बनी थी। उस केलकर कमेटी में
जो पैरामीटर्स थे, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, सोसाइटल गुड्स और स्ट्रेटजिक गुड्स, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। उस 4 पैरामीटर्स में हमारा संस्थान, मुझे खुशी है कि इन सभी पैरामीटर्स पे हम काम कर रहे हैं। तो इन गुड्स में एक पैरामीटर है पब्लिकेशंस। सो इस वर्ष, पिछले 1 वर्ष में हमने 120 पब्लिकेशंस किए हैं। उसमें 50 पब्लिकेशंस जर्नल्स में हैं और 70 पब्लिकेशंस कॉन्फ्रेंसेस में हैं। दूसरा पैरामीटर पेटेंट और कॉपीराइट का है। उस पेटेंट और कॉपीराइट में इस वर्ष हमारे वैज्ञानिकों ने 11 पेटेंट फाइल किए थे और 18 कॉपीराइट। इस 11 पेटेंट में 2 पेटेंट एक्सेप्ट हुए हैं और 3 कॉपीराइट एक्सेप्ट हुए हैं। क्योंकि किसी R&D इंस्टीट्यूट के लिए इंडस्ट्री और एकेडमिया से इंटरेक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना पेटेंट और पब्लिकेशंस हैं। तो इस वर्ष हमने 28 MOUs और NDAs इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ में किए हैं। और जिस टेक्नोलॉजीज पे हम काम कर रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट, क्योंकि हर संस्थान में जब हमारा 80 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस 80 प्रोजेक्ट्स में हमारा टारगेट है 80 टेक्नोलॉजीज हर प्रोजेक्ट से निकले। और कुछ टेक्नोलॉजीज मैच्योर होने में टाइम लगता है कि प्रोजेक्ट एक बार लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसी साल 2-3 साल में टेक्नोलॉजी बनती है। यूजुअली टेक्नोलॉजी बनने के लिए 5 से 6 साल चाहिए होता है। तो हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे उस पर फोकस करना होता था कि लास्ट में जाके एक प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी का फॉर्म लें। तो इस वर्ष का जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो मुझे कहते हुए बहुत ये खुशी और प्राउड हो रहा है कि हमारी संस्थान ने वाइट और ब्लू LED चिप, जिसका ल्यूमेंस 80 से 100 है, और जो कमर्शियल जितनी भी LED चिप्स हैं उसको हमने अचीव किया है। जो हमारी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम लेड बाय डॉक्टर कुलदीप सिंह है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने इंस्टीट्यूट के लिए अचीव किया। हम जल्द ही इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये मार्केट में आए। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर में एक दूसरा सेंसर्स है, ऑप्टिकल सेंसर्स, पायरोइलेक्ट्रिक वेव सेंसर। हमने सक्सेसफुली ऑप्टिकल सेंसर्स डेवलप किए हैं जिनका वाइड एप्लीकेशंस हैं। गैस सेंसिंग में है ही है, उसके अलावा भी थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन, इनमें उनका बहुत एप्लीकेशंस हैं। उसके लिए डॉक्टर पंकज अग्रवाल और टीम, उनको हम धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे भारत सरकार का जो फॉसिल फ्यूल है उसको रिड्यूस करने का, कार्बन कैप्चर का बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। तो हमारी माइक्रोवेव टीम ने लेड बाय डॉक्टर अनिर्बान बेरा, इन्होंने प्लाज्मा ट्रॉन बनाया है, जो प्लाज्मा से मीथेन को कैसे क्रैक करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, इस विधा पे हम काम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप डेवलप हो गया है। इसके लिए इस टीम को बहुत बहुत बधाई। इस हाइड्रोजन जनरेशन के अलावा हमारी माइक्रोवेव की टीम ने जो एसेंशियल ऑयल है, जो उसका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, वो नॉर्मली 4 से 5 घंटा होता है। हमने एक पहला प्रोटोटाइप बनाया है एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन का, जो माइक्रोवेव बेस्ड है, डॉक्टर आयन बंदोपाई की टीम ने, जिसमें हम आधे से 45 मिनट में एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये ऑयल की क्वालिटी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे कई गुना बेहतर है। तो ये एक
ये हमारे संस्थान के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए जो एसेंशियल ऑयल की खेती करते हैं उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा हमारी आशा है। इसके अलावा टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रोस्कोपी, डॉक्टर नीरज एंड उनकी टीम ने पहला इंडिया का टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया है। उनका पहला प्रोटोटाइप बना है विथ हमारे CSIR सीरीज चेन्नई सेंटर के साथ मिलके। डॉक्टर नीरज और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारा CSIR सीरीज जयपुर सेंटर में 2 टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, हनी एडल्ट्रेशन डिटेक्शन और रैपिड फ्लोरो PCR। इसमें ये दोनों प्रोटोटाइप रेडी है और मार्केट के जाने के लिए तैयार है। तो हमारी सीरीज जयपुर की टीम लेड बाय डॉक्टर नवजोत कुमार, उनको बहुत बहुत बधाई। इसके अतिरिक्त जो मिल्क एनालाइजर की टीम है, राकेश चोपड़ा जी ने देखा ही था कि हमने मिल्क एनालाइजर अल्ट्रासोनिक बेस्ड मिल्क एनालाइजेशन सिस्टम बनाया है। इसमें हमारी श्री जयपुर, श्री साई कृष्णा, डॉक्टर किरणमयी, चेन्नई की टीम को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हमारे जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उनका नाम यहाँ लिया जाए। मैं हमारे सभी वैज्ञानिकों से माफ़ी चाहूँगा कि समय की कमी है। इसके अलावा हमारा UV एक्साइमर सोर्स, हमारी ट्राइसिकल, वो भी हमने कम से कम 15 से 20 यूनिट फील्ड ट्रायल के लिए हमने दिया है। और एक्साइमर सोर्स वो अपने आप में एक यूनिक डिवाइस है जो हमारा देश इसको अभी तक इंपोर्ट करते आया है। तो उनकी टीम को डॉक्टर उदित पाल, डॉक्टर बोत्रे, उनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे माफ़ करना क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो एक लेवल पे है, लेकिन मैं उनका उल्लेख समय की व्यर्थता कारण नहीं कर सकता। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, जब हम किसी टेक्नोलॉजी पे R&D प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम होता है वो टेक्नोलॉजी मार्केट में जाए, लोग उसको यूज करें, एंड यूजर के पास जाए। तो इस वर्ष हमने 2 टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र की है, जिसमें स्मार्ट कोल्कोस्कोप फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, डॉक्टर सत्यम और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। यह टेक्नोलॉजी हमने डिवाइन मेडिटेक गौतम बुद्ध नगर को ट्रांसफ़र किया था। इसके अलावा डॉक्टर सत्यम और उनकी टीम ने स्मार्ट वॉच फॉर वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स, इस टेक्नोलॉजी को मेडीमाइनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को ट्रांसफ़र किया है। तो डॉक्टर सत्यम और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई इस सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के लिए। हम आशा करते हैं कि जितनी हमारी टेक्नोलॉजीज जो एक लेवल तक पहुंच गई है उनको हम इस वर्ष इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करें। जब कोई वैज्ञानिक और रिसर्च टीम जब काम करती है और जब इसका इंस्टीट्यूट तो रिकॉग्निशन करता ही है, साथ साथ जब बाहर की एजेंसियां उनको रिकॉग्नाइज करती है, उससे अच्छा अचीवमेंट एक रिसर्चर के लिए कुछ नहीं होता है। तो इस वर्ष हमारे 4 वैज्ञानिकों को डिफरेंट कैटेगरीज में हमें अवार्ड मिले हैं। उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई। उसमें IET COT 2022 अवार्ड डॉक्टर सुचंदन पाल हमारे मुख्य वैज्ञानिक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन,
2022 डॉक्टर भाऊ साहब बोत्रे, आपको बहुत बहुत बधाई। ये अवार्ड इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। तीसरा अवार्ड है IEEE यंग इंजीनियर्स अवार्ड 2023, डॉक्टर राहुल प्रदेश, आपको बहुत बहुत बधाई। अभी रिसेंटली डॉक्टर उदित नारायण पाल हमारे सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, उनको IIT बापू सीताराम अवार्ड 2023, आपको बहुत बहुत बधाई। ये भी होता है कि जब अवार्ड, पब्लिकेशन, पेटेंट, R&D प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा बहुत सारे संस्थान के फंक्शंस होती है, इवेंट्स होती है, तो इस वर्ष हमने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम जो आदरणीय हमारे मंत्री जी ने लॉन्च किया था कि CSIR की जितनी भी लैब हैं वो साल में एक बार 1 वीक अपने अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करें, हमारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, रिसर्च एकेडमिया उनके साथ इंटरेक्शन करें। तो इस वर्ष हमने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम हमारा इस संस्थान ने मई 15 से मई 19 तक यह हमने सक्सेसफुली सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने काफ़ी कुछ MOEs, NDAs, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस इवेंट्स में हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके लिए हमारे संस्थान की 1 वीक 1 लैब टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके अलावा CSIR का एक प्रोग्राम है हमारे बच्चों से कैसे कनेक्ट होना, क्योंकि जो भावी पीढ़ी है उस भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए, उसमें साइंस की और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए CSIR ने एक प्रोग्राम चलाया, जिज्ञासा। उस जिज्ञासा स्किल डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम ये हम हर साल अधिकतर ऑलमोस्ट ए मंथ हम करते रहते हैं, जिसमें हमारे पिलानी के, राजस्थान के आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं उनके बच्चों से हम हमारे साइंटिस्ट इंटरेक्ट करते हैं, उनको अवेयर करते हैं नई नई तकनीक में, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेयरनेस है। मुझे खुशी है डॉक्टर नीरज और उनकी टीम को कि उन्होंने कम से कम 800 बच्चों को IP अवेयरनेस बनाया पिलानी के। अभी रिसेंटली हमने रीजनल साइंस कांग्रेस बिट्स पिलानी और केंद्रीय विद्यालय उनके साथ मिलके हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 112 स्टूडेंट्स जो टॉपर्स उनको हमने इनवाइट किया, उनके लिए प्रोग्राम किया, एक ये इवेंट किया था। लेकिन आप देखेंगे कि कम से कम जो स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है इस वर्ष का, वो 3855 स्टूडेंट को हमने इंटरेक्ट किया इस साल। तो हमारी जो टीम है उनको बहुत बहुत बधाई। इसमें जो एनर्जी क्लॉक की असेंबली है, क्योंकि इन्वायरमेंट आज सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग का, तो एनर्जी जो क्लॉक है, जो एनर्जी फाउंडेशन के सहयोग से हमने यह असेंबल किया, हमारे बच्चों ने असेंबल किया। हमारी उन टीम को, डॉक्टर प्रमोद तंवर और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा हमने मैन पावर ट्रेनिंग है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं आज सेमीकंडक्टर एक हॉट फील्ड है, और ये संस्थान जब से स्थापित हुआ है उसके कुछ ही वर्षों से हमने सेमीकंडक्टर में महारत हासिल की है, सेमीकंडक्टर डिवाइस में। तो वो सेमीकंडक्टर का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, हमारी नई पीढ़ी को, हमारे बीटेक और एमटेक के इंजीनियर्स को कैसे मिले, इसके लिए हमने एक शिल्प करके प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो हमारी फैसिलिटी टीम में से अशोक चौहान और उनकी टीम को, फैसिलिटी टीम को, उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इस वर्ष 200 इंजीनियर्स को ट्रेन किया। ये हमारी संस्थान की, क्योंकि R&D फैसिलिटी है, उसकी कैपेसिटी 200 से 300 हो सकती है, इसलिए उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। लेकिन हमारी ये ध्येय है कि इस वर्ष जब हमारा नया सेमीकंडक्टर फैब
सेटअप होगा, और मैं CSR को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे लिए नई सेमीकंडक्टर फैब का सैंक्शन किया है। तो आशा है कि इस वर्ष सेमीकंडक्टर की नई लैब तैयार हो जाएगी। इसके लिए CSR को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जितने भी काम हैं, रिसर्च है, वो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे भी आधी से भी हम कम, अराउंड 40% स्ट्रेंथ पे हमारा संस्थान काम कर रहा है। तो मैन पावर अपने आप में एक चैलेंज है। तो इस वर्ष हमने 77 नए मैन पावर की रिक्रूटमेंट का स्टेप लिया था, जिसमें 31 हमारा टेक्निकल और टेक्नीशियन ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। उन सभी का इस मंच से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस संस्थान में। कम से कम 65 लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, स्क्रीनिंग और उसमें चल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि दिसंबर से पहले हमारे पास 77 नए मैन पावर, जिसमें 20 साइंटिस्ट हैं, इस संस्थान में होंगे, ताकि हमारे रिसर्च की जो गति है वो दुगुनी की जा सके। और ये सभी जो रिसर्च, जो प्रोग्राम्स, पेटेंट्स, वो हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे तकनीकों के अथक परिश्रम से हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो टीम सीरी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा अकाउंट्स, हमारा परचेज, हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज, उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो मैं एक बार सभी हमारी टीम सीरी, जिसमें एडमिन, परचेज, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग सेक्शन, साइंटिस्ट, हमारे स्टूडेंट, CSR के स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने साल भर अथक मेहनत की और आज हम आपके काम को हमारे मेहमानों के सामने रख सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you very much, sir, for your kind words. On this occasion of CSR Series Foundation Day, we release the annual report of CSR present and future perspectives of technical projects in CSR series and the major achievements. Now, I would like to request our chief guests and dignitaries to inaugurate the report of CSR series. Thank you very much, sir. Proceeding with the function, we feel honored to have with us Shri Rakesh Chopra, Managing Director, REAL Jaipur, as our guest of honor. I would like to introduce him. Shri Rakesh Chopra assumed the charge of Managing Director from April 2020 at REAL Jaipur, a mini Ratna Central Public Sector enterprise under the administrative control of Ministry of Heavy Industry, Government of India. He joined as engineer trainee in REAL in the year 1986 after obtaining his bachelor degree in mechanical engineering from MNIT Jaipur.
in 1985. He also holds a diploma in business administration. With a vast experience of over 37 years, he worked in different capacities in various departments like research and development, marketing, material management, and IT. Over the years, he continuously worked towards the technology for testing of milk and milk products for use at different rural levels that resulted in benefiting over 40 million milk producers and over 7,000 villages every year. Recently, his efforts to address the needs of the industry for high-end analyzer capable of testing milk powders, cattle feed, milk products, and semi-solids. Working towards innovation and upward mobility in all business verticals of REAL, that is, renewable energy, dairy electronics, information technology, and newly devised areas like EV charging infrastructure. He has been conferred many awards for company's performance and on personal fronts, recognized with CEO with HR orientation in 2021 and 2022. He is a life member at the Indian Dairy Association, an active member at C2, and member of the core expert panel of solar equipment and consumable stream at Department of Science and Technologies. With these words, now I kindly request Shri Rakesh Chopra ji to kindly deliver his address and share his vision with us. नमस्कार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर पीसी पंचारिया, CSIR से पधारे हुए बेंगलोर और हेडक्वार्टर से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, बिट्स प्लानी से पधारे हुए विशिष्टगण, इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे मित्रजन, सीरी परिवार के सदस्यगण, सबसे पहले मैं आप सभी को सीरी के 71वें स्थापना दिवस पर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी जो संस्था है रील, उसकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं सीरी प्लानी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है। यह मेरे लिए एक बड़ा गौरवमय क्षण है जब मैं आज यहाँ रील के 71वें जो स्थापना दिवस है, एक विशिष्ट जो एक इवेंट है, उसमें मेरी भी यहाँ प्रेजेंस है। धन्यवाद पंचारिया साहब और सीरी प्लानी टीम। सीरी प्लानी के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ आपको बताऊं। सीरी प्लानी है एक राजस्थान की एक बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, देश में एक लेबोरेटरी के रूप में काम कर रही है। इट इज़ वर्किंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ R&D इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CSIR सीरी नेशनल लेबोरेटरीज ऑफ CSIR was laid on 21st September 1953 by Pandit Jawaharlal Nehru at Plani, Rajasthan. This National Research Laboratory was established to give impetus to research and development of electronics in the country. CIRI Plani is dedicated to electronics research and has played very important role in developing and promoting research and development in the field of cyber physical systems, microwave devices, agri-electronics, nanostructures, power electronics, instrumentation, embedded systems, and smart sensors. It has excellent and state-of-art research work in all research areas of electronics. Since the 7 decades, सीरी प्लानी को बहुत सारे महत्वपूर्ण अचीवमेंट मिले हैं, उपलब्धियां मिली हैं। डॉक्टर पंचारिया ने अभी जो गत वर्ष में जो सीरी ने जो उपलब्धियां करी हैं, प्राप्त करी हैं, मैं उपलब्धियों पर आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में आप एक आसमान की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को अभी नाम अभी डॉक्टर पंचारिया ने लिया है, मैं इतने नाम थे मैं लिख नहीं पाया, तो मैं उन सभी को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप भविष्य में भी इस तरह की पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाउ
माई कंपनी दैट इज़ रील और सीरी प्लानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हमारा जो रिलेशनशिप है, इट्स ए वेरी प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफेशनल एंड आई कैन से पर्सनल रिलेशनशिप with Siri. Just to tell you about my company that is Rajasthan Electronics and Instrument Limited, it's a mini Ratna CPSC under Ministry of Heavy Industry, and we were established in 1981. The major area where we are working right now, it is milk analysis and automation systems, then solar photovoltaic systems, then EV charging infrastructures, IT, that is information technology, and nowadays we have also diversified into drone mapping services. Dr. Pacharia, though we are working in the field of milk analysis and instruments, but now I also request you, now these are our business areas, wherever you can give us some new technologies, so we are ready to accept it. The success story between REIL and Siri, it started in 2010, I suppose. Yeah, it is in 2010 only. At that time, adulteration in milk was a concern for both the government, dairy, and even for nation. And the industry was looking for a cost-effective solution for detection of adulterants in the milk to resolve the adulterant issue. REIL being actively involved in milk analysis solutions and asked Siri Plani to give a suitable solution to address this problem. So we associated with Siri in 2010 for the development of these indigenous instruments to the need of dairy industry as well as need of nation. There was no indigenous solution available at that time. The only solution which was available, it is a foreign equipment which was very costly at that time. And this approach was in line with Make in India initiation of Government of India. So we both institute decided to work on this collaborative project with a new concept of milk adulteration detection at source. Now the instrument which we were supposed to be used at affordable price at a village level. So the need of the instruments was not in tens or hundreds, it was in thousands. The real role was to provide domain knowledge of dairy and joint testing of field, followed by commercialization of system. I am very happy to see the technology which was transferred by Siri Plani to us. It has taken a commercial, and then very happy to see the photograph for this instrument. It is in here only, that is at the central stage here. You can see it is named as Siri scanner in Siri, but we have given a different name to catch up other, we call it automated milk adulteration tester, EMAT. So some improvement was done in 2012 also, and recently, that is around in 2021, we have transferred this technology from Siri for bufferless EMT. This is most economical solution for Indian dairy industry. I am very happy to announce that so far more than 1,500 such instruments, valuing say around 1,800 lakhs have been deployed across India. In February 2018, we extended our collaboration and signed an agreement for transfer of more technology, such as rapid milk analyzer for analysis of milk composition and handheld milk fat testers. Recently, REIL requested Siri for development of controller of milk analyzer, and I am hopeful, sir, now my visit will give the result.
Apart from this technology transfer, we have also provided certain solutions to REAL, and one of them is this is HRMS solutions and lab resources management software. That is all our IT products which have given to Siri Planning, and I am hopeful they are running well now. Similarly, as you know, Siri is also having their facility at Jaipur, and we are also utilizing this facility since March 2022. The facility we are using, it is the SMT facilities, and so far we have placed an order of around 12,000 numbers of PCBs, and out of which Siri has provided us more than 8,500 such PCBs. I express my gratitude towards the dairy team which is working for REIL, and they are basically a bridge between REIL and Siri Planning. Some of them are placed at Jaipur and some of them are placed at Chennai. But I am thankful for Siri for providing such a wonderful technology to this nation. I also further believe that REAL and Siri Planning can be a bridge between industry and R&D institutes to give flip to Make in India mission of Government of India, so that dependency on imports can be minimized. The products for which the agreement has been signed shall not only cater to the need of dairy industry, but also the requirement of consumers related to the food safety. REAL is committed to provide the cost-effective, affordable products and solutions in electronics, renewable energy, information technology, benchmarking with the world's best and best in class, while working in mission mode, aligning with national missions to ensure food safety, energy security, access to information and economic freedom, which are necessary for empowerment of rural India and nation at large, and would continue to work through CSR Siri for introduction and promotion of these indigenous technologies. I am deeply impressed by the generous welcome and prompt response I received upon when I visited yesterday night. I arrived yesterday night at Siri Planning. Thank you very much, sir, for that warm welcome. I wish that the strength of this relationship will progressively increase over time, leading to desire to establish a premier partnership between REIL and Siri. एक बार मैं अंत में आप सभी लोगों को सीरी प्लानिंग के 71वां स्थापना दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your kind words. CSIR सीरी संस्थान में 10, 20, 25 एवं 30 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर CSIR सीरी द्वारा सेवा सम्मान पत्र एवं सम्मान भेंट उपहार दिया जाता है। इसी क्रम में हमारे निदेशक महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वह मुख्य अतिथि के साथ मंच के सामने आए एवं सम्मान पत्र प्रदान करें। सहकर्मियों से निवेदन है कि उनका नाम घोषित होने पर वे कृपया मंच पर आकर अपना सेवा सम्मान पत्र ग्रहण करें एवं सम्मान भेंट हिंदी अनुभाग से प्राप्त करें। इस वर्ष जिन सहकर्मियों को सेवा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है, सबसे पहले 10 वर्ष पूर्ण करने वाले सहकर्मी श्रीमती शबनम भाटी MPS। डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला, प्रधान वैज्ञानिक। डॉक्टर धीरेश कुमार खरबंदा, प्रधान वैज्ञानिक। डॉक्टर राहुल ब्रिजेश, प्रधान वैज्ञानिक। श्री
कुमार, प्रधान वैज्ञानिक। श्री सौरभ शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी। श्री अक्षय कुमार भूनिया, वरिष्ठ सचिवालय सहायक। अब 20 लालचंद MTS। 25 वर्ष पूर्ण करने वाले सहकर्मियों का नाम निम्न है। श्री श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ तकनीशियन 2। श्री बी कुमार वेल, वरिष्ठ तकनीशियन 2, सीरी चेन्नई केंद्र। श्री देवेश पाठक, वरिष्ठ तकनीशियन 2। श्री पवन कुमार, वरिष्ठ तकनीशियन 2। श्री राजेंद्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ तकनीशियन 2। श्री कैलाश चंद, MTS। तीस वर्ष पूर्ण करने वाले साथियों का नाम है। श्री राम अवतार बाडेटिया, अनुभाग अधिकारी। श्री आनंद कुमार सैनी, वरिष्ठ तकनीशियन 2। डॉक्टर सी कुमार वेलू, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, चेन्नई सेंटर। थैंक यू सर, काइंडली टेक योर सीट्स। Guidance from a distinguished mentor always rejuvenates our thought and its sting. Today, we have the privilege of having Dr. Sanjay Kumar with us. Dr. Sanjay Kumar obtained master's degree from G.P. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, doctorate from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. He joined CSIR IHPT as a scientist in January 1990 and superannuated in February 2023 as the director of the same institute. He received postdoctoral training at Texas Tech University, USA, Rothamsted Research, UK, and Kansas University, USA. His major research contributions include discovery of a novel carbon fixation pathway and its transplantation in a heterologous system, discovery of autoclavable superoxide dismutase from high altitude plants, plant adaptation mechanism at high altitude, cloning of genes, winter dormancy and drought stress in tea, and understanding plant microbe interactions. He contributed significantly on development of nutraceuticals using traditional knowledge and genome and transcriptome of Himalayan plants and microbes. He has guided several MSc PhD students, holds several international patents, and has 211 research review articles, book chapters, and edited books. He is a fellow of INSA, NASI, NAS, and Crop Improvement Society of India. He is bestowed with prestigious Vasvik Industrial Research Award, INSA Young Scientist Award,
Certificate of Merit in CSR Leadership Program, Ultra International Team Award for Contribution in Essential Oil Industry, Outstanding Alumnus Award of College of Basic Science and Humanities by G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, and various other awards. As a director of CSIR HIVT, has vitalized several initiatives for empowering society and farmers, which include successful procurement and introduction of asafoetida and monk fruit in the country, and introduction of saffron, apple, cinnamon, licorice, lilium, and tulip in traditional areas. Technologies for waste management and shiitake mushroom production. He promoted aromatics in mountain farming to make Himachal as the top state in country for production of essential oil of wild marigold. He has coordinated multi-institutional projects of CSIR as a director of Agri, Nutri and Biotech team, as well as nutraceuticals and nutritional missions for delivery of envisaged outcomes. With these words, now I kindly request Dr. Sanjay Kumar to deliver his address and share his vision with us. आदरणीय डॉक्टर पी.सी. पंचारिया जी, इस प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक, इंजीनियर राकेश चोपड़ा जी, आज सवेरे इनके साथ चर्चा चल रही थी। मेरे मुंह से अक्सर डॉक्टर निकलता था, तो बोले मैं डॉक्टर नहीं, मैं अभी इंजीनियर ही हूँ। ठीक है। इंजीनियर राकेश चोपड़ा जी, मैडम सीमा पंचारिया जी, प्रोफेसर बरई साहब, डायरेक्टर बिट्स पिलानी, कर्नल चक्रवर्ती जी, आपसे काफ़ी चर्चा चली आज। डॉक्टर प्रोफेसर रजन्ना साहब फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, देवेंद्र सिंह जी, ये तो हमारे CSIR के पुराने साथी हैं, प्रशांत जी, सभी उपस्थित इस सभागार में सदस्यगण, विद्यार्थियों, अवार्ड विनर्स और न्यूली रिक्रूटेड साइंटिस्ट, आप सभी को सीरी पिलानी के 71वें फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अक्सर भाषण जब भी दिए हैं या जब भी संबोधित किया है, हमारी बेटर हाफ अक्सर नहीं रहती थी। आप सब लोग कहेंगे ठीक बोले, लेकिन असली विश्लेषण घर पे जाके होता है कि ठीक बोले या नहीं बोले। तो आज सबसे खतरनाक अवस्था में पंचारिया साहब ने मुझे रखा। पहले मैंने सोचा कि मैं सीधे आ जाता हूँ, पंचारिया साहब ने कहा ऐसे नहीं, आप मैडम को भी साथ लाइए तब गाड़ी चलेगी आगे। तो आज असली टेस्ट है 60 साल के बाद। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं पंचारिया साहब का संबोधन सुन रहा था। इसमें उन्होंने कई सारी बातें करी और उसमें प्रमुख बात ये थी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये साथ साथ हो रहा है। अगर खाली टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, पेटेंट हो जाए और ट्रांसफ़र ना हो, तो वो हालत ऐसी है कि घर में खाना तो बन गया, किचन तक मौजूद है, घर वाले बैठे हुए हैं कि खाना कब आए कब आए कब आए। तो आपने डॉक्टर साहब खाना बनवा के लोगों तक पहुंचवा भी दिया। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इस काम से। आज जब मैं सुन रहा था इनके अचीवमेंट, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोगों से भी मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा उन चीज़ों के बारे में। अब आप देखिए, अपने जो यहाँ पे संचालक थे उन्होंने मेरे बारे में जिक्र किया। आपको लगा होगा कि शुद्धतः एग्रीकल्चर बैकग्राउंड और ये हमारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एग्रीकल्चर बिना इंजीनियरिंग के संभव नहीं है। आज जैसा इन्होंने बताया कि एसेंशियल ऑयल निकालने के लिए इन्होंने 30 मिनट में काम किया, और जबकि इसको कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं अगर हम नॉर्मल तरीके से तेल को निकालें। तो ये अपने आप में अचीवमेंट है।
मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिसमें हम कई सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता रहती है और आप जैसे संस्थान हमें बहुत ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। जब मैं IHBT में था, पहले मैं थोड़ा IHBT के बताऊं कि कहाँ पे हम आपकी मदद लेने के लिए तैयार थे। हम लोगों ने शायद बहुत कुछ साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट भी साथ साथ लिखा था। हम दोनों वैज्ञानिक होते थे उस समय, आप यहाँ पे थे, मैं IHBT में था, और हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी साथ साथ लिखा था किस संदर्भ में हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। और आप सब लोगों के लिए भी कि आप जितना ज़्यादा एक दूसरे की लैब घूमेंगे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ अपना योगदान दे सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक हमारा उद्देश्य ये था कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएं हर चीज़ों में, और इस कड़ी में हम सबसे पहले भारतवर्ष में हींग लेकर आए थे। लोग अक्सर ये मानते थे कि हींग तो हर घर में होता है, चाहिए तो मॉल में मिल जाता है, लेकिन आप उनसे पूछें मॉल में कहाँ से आता है, दुकानों में कहाँ से आता है, तो महसूस ये हुआ कि हमारे देश में हींग पैदा ही नहीं होता है। किसी ने कहा जी चट्टानों से निकलता है, किसी ने कहा किसी जानवर के पेड़ से जानवर के पता नहीं कहाँ से, कोई कहता है सींग से निकलता है, पता नहीं कहाँ से लोग बताते रहते थे। हमने कहा ये तो बड़ी परेशानी की बात है, ये कन्फ्यूजन लोगों का दूर करना चाहिए। हम लोग प्लांट साइंटिस्ट थे, हमें पता था कि हींग का एक अपना पौधा होता है, लेकिन भारतवर्ष में पौधा नहीं पाया जाता है। हम सोचें कि भारतवर्ष में सब चीज़ें पाई जाती हैं, ये सही नहीं है। हींग हमारे देश में नहीं होता था। करीब हम 1500 टन हींग हम अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान से हम अपने देश में आयात करते। आपने सुना था ना, काबुले वाला आया, उसे हम हींग लेते थे, तो हींग आता वहाँ से था। पहले काबुल हमारा हिस्सा था तो हमें लगता था कि हिंदुस्तान में हींग होता है। अचानक एक दिन एक रेखा खिंच जाती है और उसके बाद वो ड्यूरन रेखा, आपको पता होगा, उसके बाद अफ़गानिस्तान अलग हो गया, हम अलग हो गए, और हींग हमारे देश में अफ़गानिस्तान से आना शुरू हुआ। पहले हमारे हिंदुस्तान में होता था। तो हम लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किए। इतना आसान नहीं होता है किसी दूसरे देश से कोई पौधा लेकर आना। तो हम लोगों को 3 साल लग गए थे, करीब 9000 चिट्ठियाँ लिखी गई थी, तब जाके हमें 100 ग्राम हींग के बीज मिले थे। और आज के दिन हींग खूब हो रहा है। अब हींग में अब आप जैसे संस्थान की क्या भूमिका हो सकती है, मैं वो बताऊं। अब हींग बोलना तो आसान है कि पेड़ तो लग गया। अब ये ऐसा पेड़ नहीं है कि आप गए और आम की तरह आपने फल तोड़ा और खा लिया। हींग जड़ों के अंदर होता है लिक्विड के रूप में, और जब आप पेड़ को ऊपर से काटते हैं तो धीरे धीरे ऊज आउट होता है। अब आप देखिए ज़मीन के अंदर ऊज आउट होना, अगर आप हमें कोई अच्छी सी डिवाइस बना देते, अगर अभी मैं IHBT में होता, अभी और नौकरी होती, तो शायद हमारे अगला प्रोजेक्ट ये होता कि हम एक अच्छी सी डिवाइस बनाएं जिसमें हम हींग को एक स्वास्थ्यवर्धक रूप से कलेक्ट कर सकें। अभी बस डिवाइस नहीं है, हर आदमी वो लोकल तरीके से करता है, चारों ओर थोड़ी मिट्टी खोद देता है, प्लास्टिक रख देता है, उसमें हींग इकट्ठा होता रहता है, धूल मिट्टी भी इकट्ठी होती रहती है, फिर हाथरस में जाके प्यूरीफाई होता है और हमारे घर तक आता है। प्राइमरी स्टेज पे प्यूरिफिकेशन हींग का नहीं है, क्योंकि कलेक्शन मेथड नहीं है। ऐसी जगह अगर ये हमें अच्छी सी डिवाइस बनाए, खासकर ये अगर हमें ये बता दें बिना प्लांट को हार्वेस्ट किए कि उसमें कितना हींग पैदा हो गया, क्या हमें 5 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है या नहीं है, हार्वेस्टिंग टाइम हम डिटरमिन कर सकते हैं अगर आप जैसे संस्थान हमारे को इसमें मदद करें। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैंने बताया। अगला मैं आपको एक कुछ और बात बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि दालचीनी कहाँ से आती है, आप सबके मुंह में आएगा केरला। सब कहेंगे दालचीनी है केरला है, काली मिर्च है केरला है, सारे मसाले केरल से आते हैं। असलियत पता है आपको क्या है? दालचीनी हमारे देश की फसल है। ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन केरला है, लेकिन 45,000 टन दालचीनी श्रीलंका और अन्य देशों से हमारे देश में आती है। अब आप देखिए ये क्या विडंबना है। हमारा पौधा जो हमारे देश में पैदा हुआ, हम इसकी खेती नहीं करते। मुश्किल से 2000 हेक्टेयर के अंदर दालचीनी के कुछ पेड़ लगे होंगे। इसकी वजह पता है आपको क्या है? दालचीनी जो होती है पेड़ की छाल होती है, और पेड़ की छाल बिना पेड़ को नुकसान किए निकालना एक कठिन प्रक्रिया है, और वो एक मेहनत का काम है, उसमें लेबर लगती है। हमारे यहाँ लेबर थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लेती है,
लंका वगैरह में पैसे कम लगते हैं तो वहाँ पे ये सस्ती पड़ती है और वहाँ से लोग निकालते हैं। अगर डॉक्टर साहब एक अच्छी मैकेनिकल डिवाइस हो जो आपको सही तरीके से निकाल सके, आप देखिए दालचीनी हम अपने देश में क्यों नहीं उगा सकते? तो हमने क्या किया कि लोग कहते थे जी पहले हिमाचल में दालचीनी नहीं हो सकती, उसके लिए तो आपको केरल जाना पड़ेगा। अब हिमाचल में आप देखिए केरल का वातावरण भी है, तो मैंने कहा दालचीनी क्यों नहीं हो सकती। हमने करीब वहाँ पे 50,000 पेड़ तो अभी लगवा दिए थे आने से पहले। और असली दालचीनी, आप सब चूँकि घर में दालचीनी का प्रयोग करते होंगे तो आप लोगों को मैं बताऊँ, और आजकल लोग वज़न घटाने के लिए, खून पतला करने के लिए, डायबिटीज़ के लिए दालचीनी का कहते आधी चम्मच दालचीनी खा लो। आपको पता है बाज़ार में जो दालचीनी मिलती है ना, आप देखेंगे काले रंग का छिलका होता है उसका, और टेलीविज़न में आप जब ऐड देखते होंगे बड़ी बारीक सी दालचीनी, मुड़ी हुई सी दालचीनी की आपको तस्वीर दिखती होगी, वो असली दालचीनी है। जो काले रंग की मोटी छाल वाली है वो दालचीनी ठीक नहीं होती, उसके अंदर कुमेरिन की मात्रा बहुत होती है, जिससे कि आपकी किडनी और आपका लीवर, ये 2 चीज़ खराब होती है। तो असली दालचीनी का पेड़ लाना और लगाना, उसकी एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये लगाना तो मैं आपको बड़े आसान शब्द से बोल देता हूँ, लेकिन इसके लिए पीछे काफ़ी साइंस जाती है कि आप उसकी एग्रो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करें। तो हम लोगों ने हिमाचल में असली दालचीनी के कई हज़ार पेड़, और इस साल हमारा टारगेट था 1.5-2 लाख पेड़ लगाने का। और फिर उसमें फिर समस्या कहाँ आएगी, जब हम उसकी छाल निकालेंगे। अब आप जैसा संस्थान हो, आप ऐसी कोई डिवाइस हमारे लिए डेवलप कर दें कि भाई इसमें सही क्वांटिटी आ गई है कुमेरिन की, तो हम इसको और एक डिवाइस ऐसी बना दें जो बड़े आराम से हम उसको निकाल सकें बिना पेड़ को नुकसान कराए। तो आप देखिए कि देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में क्यों ना आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे संस्थान हमारे को बहुत अच्छी तरीके से योगदान दे सकते हैं। अब जैसे अरोमा मिशन की इन्होंने बात करी, तो आपको मैं बताऊं, आप सोचते होंगे कि हम एग्रीकल्चर में संपन्न देश हैं, असलियत ये नहीं है। जो हमारे यहाँ पुराने लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी वो ज़माना देखा होगा, हमारे यहाँ जब लाल गेहूँ आया करता था अमेरिका से, PL488 प्रोजेक्ट था। आप में से जिन लोगों को एग्रीकल्चर से ज़्यादा संबंध नहीं रहा है, मैं आपको छोटा सा एक बात बताऊं। एक ज़माने में हमारे यहाँ गेहूं इतना पैदा नहीं होता था कि हमारा पेट भर सके, और हमारे देश में सूखे बहुत पड़ते थे। करीब 1965, 66 और 67 में भयंकर सूखा पड़ा था। उस समय हमारे देश की जो आबादी थी उसके लिए करीब 7 मिलियन टन गेहूं हम USA से लेते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे, और हम नॉन अलाइंड फोर्सेस को हम लोग सपोर्ट करते थे। तो जो USA के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। वो कहते थे नॉन अलाइन लोगों के साथ क्यों अपने साथ अलाइन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम देश को गेहूं नहीं देंगे। अब आप देखिए, आप गेहूं, हमारी सारी जनता भूखे मरने को तैयार बैठी है, हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, और वहाँ का राष्ट्रपति कहता है जी अब हम इनको गेहूं देना बंद करेंगे, ये हमारी पॉलिसी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तब हमारे तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे C. सुब्रमण्यम जी, उन्होंने कहा ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी, देश को मजबूत करना पड़ेगा। और तब उन्होंने ये प्रण किया कि हम जहाँ भी टेक्नोलॉजी है वीट प्रोडक्शन की, वो हम लेकर आएंगे। उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन को इस काम के लिए अनुबंधित किया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस काम को बड़े ढंग से किया। डॉक्टर C. सुब्रमण्यम साहब का पूरा सपोर्ट था, और आप देखें ग्रीन रेवोल्यूशन उसके बाद जाकर आया, और आज हमारे पास इतना गेहूं है, इतना चावल है कि जब कोविड में 80 लाख से ज़्यादा जनता जब भूख से करहा रही थी, या जिसके पास खाने को नहीं था, सब सरकार ने दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सब संभव इसलिए हो पाया, उस समय ये सोचा गया था कि देश को आत्मनिर्भर अन्न में बनाया जाए। तो ये हमारे कंट्री के कुछ योगदान रहे हैं, हमारे जो लीडर्स हैं उनके विजन रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ संभव हो पाई है। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कैपेसिटर्स वगैरह की और ऐसी ऐसी चीज़ों की, और आज सवेरे हम कुछ बैठ के चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें डिज़ाइन नहीं होती, एक्सीडेंट से होती हैं। जैसे दाल बाटी चूरमा की उत्पत्ति की बात कर रहे थे।
कि डिज़ाइन नहीं थी कि ऐसे बाटी बननी है, कुछ इन्होंने कहानी बताई कि उस वजह से बाटी का उत्पन्न इसका उद्गम हुआ। तो मैं सोच रहा था कि हमारी साइंस में भी अक्सर ऐसा होता है, टेक्नोलॉजीज़ में भी अक्सर ऐसा होता है। हम लोग, हमारा संस्थान पुराना था तो उसमें हम लोग चाय पे बड़ा काम करते थे, और चाय की आपको पता है जो टी बैग की कहानी है, आजकल देखिए टी बैग कितना कॉमन है, जगह जगह बिना टी बैग के काम नहीं चलता। एक बड़े पुराने उत्पादक थे, बड़ी पुरानी बात थी, तो वो उनको चाय का बड़ा शौक था, सुलिवन नाम था उनका, वो ही वॉज ए ट्रेडर। उसने अपने दोस्तों को कई सारे एक थैले के अंदर में, रेशम के थैले में चाय, और सबको बांटे की जरा टेस्ट करके बताओ कैसी है। अब उसमें एक आदमी था, उसको पता नहीं कि इसको थैले को खोलना है और उसके बाद इसमें से चाय पत्ती निकाल के बनानी है। उसने पूरा थैला ही उबलते हुए पानी में डाल दिया, और जब निकला तो बड़ा स्वाद लगा। उसने कहा इतनी मेहनत कौन करे, उसने बताया उसको, और वहाँ से टी बैग का जन्म हो गया। और आज देखिए बिना टी बैग के गाड़ी नहीं चलती है ना। तो ऐसे ऐसे कई बार चीज़ों का जन्म होता है और टेक्नोलॉजी अपना एक रूप लेती है, लेकिन उसमें चीज़ बड़ी अच्छी थी। हमें लगा हमारी ज़िंदगी में उस टी बैग की तरह है सबकी। टी बैग में ये जरूरी नहीं कि बैग कैसा हो, अंदर चाय कैसी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आपके संस्थान में भले 40% कैपेसिटी हो, लेकिन अगर ये अच्छी क्वालिटी की चाय है तो चाय की रंग और खुशबू अच्छी है। आप देखिए आपने इतनी टेक्नोलॉजी आपने निकाली। दूसरी मेरे को लगता है कि अगर आप कई बार आप डिप करते हैं ना चाय को, तो उसके ऊपर बड़ी रिसर्च होती है कि उसका जो कवरिंग है वो कैसी हो, कि वो कितनी देर में चाय की खुशबू बाहर निकल कर आए, चाय की गंदी चीज़ बाहर निकल कर ना आए, सिर्फ अच्छी क्वालिटी निकल कर आए। तो उसमें पोरोसिटी जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो टी का जो बैग हो, पोरोसिटी का मतलब हमारे वैज्ञानिक भी अगर आपकी बात सुने ढंग से, और वो भी अपनी बात कह सकें ढंग से, कंट्रोल्ड पोरोसिटी वाला अगर माहौल हो, जो मेरे को महसूस हुआ आपकी इस बात से कि आपने इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी, तो मेरे ख्याल वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो आज जब मैं बैठ के इनकी बात सुन रहा था तो मेरे को वही चीज़ें याद आ रही थी। फिर चाय हमारे प्रोफेसर रजन्ना साहब ने जब दी, आपने चाय, आपने टी बैग वाली चाय मंगवाई फिर बाद में, तो मेरे को लगा कि ये बात आज के लिए बड़ी उपयुक्त है। और इस बात से मैं थोड़ा एक चीज़ और भी सोच रहा था कि हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ता है, और आज के दिन हम जो देखते हैं चीज़ें, हम डॉक्टर साहब ने हमें आज पहली बार ये हमें पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको इसके लिए। ये नई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है हमारे लिए भी एक किस्म से। तो मैं देख रहा था कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का मेरे दिमाग में कुछ बातें कौंध रही थी कि हमारे देश में जब टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ शुरुआत में, आपको ध्यान होगा जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे 1700 से पहले, हम लोग करीब पूरे जीडीपी का करीब 24% ग्लोबल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। और जब अंग्रेज़ छोड़ के गए हम 5% से नीचे रह गए थे। उन्होंने हमें खूब निचोड़ दिया था जितना निचोड़ सकते थे। आपको ध्यान है ना सबको इस बात का। हमारे लोग यहाँ पे किसान कपास उगाते थे, वही कपास बाहर जाता था लंदन में, वहाँ से फिर अच्छा कपड़ा बनकर आता था। ध्यान है आप लोगों को सारी कहानियाँ, जो खासकर पुराने लोग होंगे उनको तो ध्यान होगा, जो नई जनरेशन होगी उनको तो लिए कुछ नहीं है, मॉल में ऑर्डर कर देंगे आ जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि वो कपास कहाँ से आया, कपड़ा कहाँ से बना। और मैं एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले जो पहला प्रयास हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो एक दावर जी साहब होते थे। उन्होंने सबसे पहले बॉम्बे स्पिनिंग मिल इस्टेब्लिश करी थी हमारे यहाँ, वो भी इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद जमशेदजी टाटा जी ने, उन्होंने भी स्पिनिंग मिल स्टार्ट करी। शुरुआत में कपड़ों के ऊपर बड़ा जोर रहा। उसके बाद आप देखिए श्रीराम, जो जिस लेडी श्रीराम कॉलेज जिनका है, और उन्होंने DCM शुरू किया, दिल्ली क्लॉथ मिल, उन्होंने दिल्ली में शुरू। ऐसी चीज़ों का शुरुआत होनी शुरू हुई। आपको ध्यान है वाडिया ग्रुप था एक, वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने भी क्लॉथिंग से स्टार्ट किया।
तो शुरुआत की जो कुछ 4-5 चीज़ों, वाडिया, फिर बाद में आप देख रहे हैं उन्होंने फिर ये ब्रिटानिया मैरी वगैरह जो खाते हैं वो भी वाडिया ग्रुप का ही है जो आज के समय चल रहा है। और जो DCM का, वो एक ज़माने में रथ डालडा चलता था, वो DCM का होता था। जब हम लोग करीब, मैं 5वीं क्लास में था, तब एक जगह डालडे की यहाँ पे कमी पड़ गई थी, हैं, तो मोदी ने कोटोजम बनाना शुरू किया था। तो हमारा देश ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा था। लेकिन आप ये देखिए उस समय के जो एंटरप्रेन्योर थे, जो देश को बनाना चाहते थे, वो देश की क्या ज़रूरत थी उसके ऊपर फोकस करते थे, जो आपको मैंने अभी 4-5 उदाहरण दिए। कॉटन के बाद जो अगली गाड़ी शुरू हुई वो थोड़ी बहुत शुरू हुई आपकी इंजीनियरिंग साइड से। किर्लोस्कर सबसे पहले उन्होंने इंजीनियरिंग का पहली चीज़ जो उन्होंने बनाई वो किसान के लिए हल बनाया उन्होंने, जो मशीन से चल सके। तो देखिए इंजीनियर होते हुए उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में सोचा कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। और आज के दिन भी किर्लोस्कर के पंप, अगर आप पंप की बात करते हैं तो किर्लोस्कर ही सब जगह सबके ज़ुबान पर आता है। जब ये सब चीज़ें चल रही थी, लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, तो अब लोगों ने कहा कि अब घर में चोर आएंगे तो ताले बनाने की ज़रूरत थी। तब गोदरेज आए मंच पे, उन्होंने ताले बनाने की शुरुआत करी। अगर आप सब लोगों को ध्यान हो, आज के दिन भी गोदरेज के ताले, गोदरेज की अलमारी। और ये गोदरेज पता है कौन है? जब आपका 1951 में पहला इलेक्शन हुआ, बैलेट बॉक्स जो बने वो भी गोदरेज ने बनाए। तो सोचिए अगर हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे पास स्टील कंपनी का कोई बंदा नहीं होता तो क्या हम वोट डाल पाते, या हम फिर बाहरी देशों के ऊपर निर्भर रहते। और तब CSR ने खैर हमारी इंक बनाई, गोदरेज ने बैलेट बॉक्स बनाया, और इस तरीके से देश का उत्थान हुआ। और इस तरीके से गाड़ी आगे चलती गई। फिर हमारी पहली एक आई सिप्ला, आपने नाम सुना होगा सिप्ला कंपनी? एक हामिद थे, उन्होंने सिप्ला बनाई कि देश में दवाइयाँ बननी चाहिए, तो दवाइयाँ बननी शुरू हो गई उस तरीके से देश में। फिर बिरला जी आए, उन्होंने पहली जूट मिल स्टार्ट करी। तो लोग इस तरीके से जुड़ते चले गए और हमारे यहाँ इनोवेशन होना शुरू हो गया। अगर आप देखें उस समय फिर बैंक नहीं होते थे, तो पहला बैंक बनाने की सोची गई, बैंक ऑफ इंडिया बना। उसके बाद स्टेट बैंक वगैरह तो बाद में आए। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक हमारे देश में बना, लाला लाजपत राय उन्होंने बनाया, ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। जब ये सब बनना शुरू हुआ, लोगों के पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ, तब लोगों ने सोचा कि क्या हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं आगे बढ़ रहा है। तब लोगों ने सोचा, और उस समय JRD टाटा और जो मैंने 4-5 आदमियों के नाम बताए, उन सब ने मिलके एक बॉम्बे प्लान बनाया कि कैसे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने पूरा एक बॉम्बे प्लान बनाया। और तब फिर कांग्रेस थी उस समय, उन्होंने फिर अपना नेशनल प्लानिंग कमीशन के बारे में सोचा, नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाई। इसी तरीके से गाड़ी हमारी देश की आगे बढ़ी। आज के दिन अगर आप देखें, ये तो हमारी उस समय की कहानियाँ थी कि किस तरीके से आपको एम्पावर करने की कोशिश करी और कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को सुधारा। और जब वो प्लानिंग कमीशन बना, आप ये देखिए उस समय जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हमारी जो GDP थी ना 2.4 से 3.5 बढ़ गई विद इन 5 years, एंड दैट वाज ए ग्रैंड सक्सेस। जब प्लानिंग कमीशन आया, लोगों को ये महसूस हुआ कि अगर सेंट्रल लेवल के ऊपर सही प्लानिंग हो, उसका एग्जीक्यूशन सही हो, तो देश हमारा जरूर। और प्लानिंग कमीशन की इस तरीके से हमारे यहाँ शुरुआत होनी शुरू हुई। आज के दिन अगर 2022 का अगर आप डेटा देखें, हमारा जो इनोवेशन इंडेक्स है इस समय हम 40 पर हैं आउट ऑफ 132 टोटल कंट्रीज। तो 2015 में हमारे करीब 81st पोजीशन पे थे, 81 पे से हम 40 पे उभर कर आ गए हैं। और जो हम 40 इनोवेशन इंडेक्स पर जो, उसमें हमारे जैसे संस्थानों का बहुत रोल रहा है, चाहे वो DST हो, चाहे ISRO हो, चाहे CSIR, सबका रोल बहुत ज़्यादा रहा है। और इस समय कोशिश ये है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जो इस समय करीब $2000 के आसपास है,
अगर आप चाइना वगैरह की देखें, उनकी $10,000 के आसपास है पर कैपिटा इनकम। कोरिया वगैरह की अगर आप देखें, उनकी भी करीब 30,000 के आसपास है, पर $30,000 के आसपास है पर कैपिटा इनकम। तो अभी प्रयास ये है कि हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास है। और 3 मुख्य चीज़ें देखी गई जहाँ जिन जिन देशों में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। 3, उसमें अभी एक किताब निकली थी, उस किताब में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि 3 मेजर चीज़ें थी। पहला सबसे इम्पोर्टेंट था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जिस देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे आपकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर भी आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो जैसे सीरी जैसा संस्थान है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा रोल कर सकता है प्ले, लेकिन गवर्नमेंट की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। जो फ़ोन आ रहा है बिना मतलब, ये 2 चीज़ें। तीसरा, उन्होंने कहा एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है, वो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको हम सही तरीके से पैसा देंगे, तो आप देखिए देश आगे बढ़ेगा। ये 3 उन्होंने, अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर करें। आज के दिन आप देख रहे हैं, आज के दिन बड़ा आपने जिक्र किया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के साथ साथ अभी मैं MIT रिव्यू पढ़ रहा था, जो उन्होंने टॉप पीपल आइडेंटिफाई किए हैं, 35 टेक्नोलॉजीज टू पीपल अंडर 35। उसमें एक अवार्ड उन्होंने दिया था पर्सन हु हैड स्टार्टअप ऑन अमोनिया, यूज़ ऑफ अमोनिया फॉर व्हीकल ड्राइविंग। कह रहे हैं कि अमोनिया बहुत इफ़ेक्टिव वे है ड्राइविंग के लिए। आप लोग इस फील्ड में हैं, आप लोग को खूब अंदाज होगा। तो अमोनिया के लिए उसको, अब वो हाइड्रोजन की बात ही नहीं करते, कहते हैं अमोनिया में 3 हाइड्रोजन छुपे हुए हैं। तो कहते हैं कि हम बजाय सिंगल हाइड्रोजन को लें, हम 3 हाइड्रोजन की वाली अमोनिया को क्यों ना लें और उससे हम व्हीकल क्यों ना चलें। तो अमोनिया के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है आजकल। क्या हम उसके ऊपर अपना और अच्छा योगदान दे सकते हैं। फिर बात चल रही थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, EV व्हीकल्स की। अब वो थोड़े दिन की बात लगती है मुझे तो, ये बाकी जितनी भी हमारी कारें हैं जो बायो डीजल वगैरह के प्रोजेक्ट थे थोड़े दिन के लगते हैं। अब तो लगता है कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर इतना फोकस है, अमोनिया के ऊपर इतना फोकस है, जिस तरीके से आपकी बैटरी की कीमत कम होती जा रही है, मेरे ख्याल 90% कीमत कम हो गई है आपकी लिथियम बैटरी वगैरह की। जिस तरीके से ये जो नई चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे अगर हम अपने आप को फोकस करें किसी एक आध एरिया में, तो हम काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हैं। फिर एक जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड, ये तो एक ऐसी चीज़ है राजा, जो जितना समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती ही जाएगी। ये तो मतलब ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक गुड किसी तरीके से कम हो। और इलेक्ट्रॉनिक गुड का मतलब है आपके जितने जो आज आप चिप्स की, कंडक्टर्स की, इन सब की जो बातें कर रहे थे, सेमी कंडक्टर्स की, इन सब की बातें कर रहे थे, आप समझिए कितना बड़ा मार्केट होने वाला। और यहाँ पे हम बहुत बड़ा एक अपना कंट्रीब्यूशन बिल्कुल दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड का कमिंग सोसाइटी के लिए। और एक जो हम ट्रेंड और देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन का। और अर्बनाइजेशन के लिए चाहे वो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे कहीं पर भी हो, अब अर्बनाइजेशन वैसा नहीं होगा जैसा हम पुराने ज़माने में देखते थे कि ज़मीन मिल गई, अपना घर बना दिया। अब तो सीधे वर्टिकल टावर्स बनेंगे, सब बुर्ज खलीफा से ऊपर ही ऊपर बनने वाली है। अब हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का तो मतलब ही नहीं। अभी न्यूयॉर्क में बनी एक टावर, वो उन्होंने काफ़ी ऊंची बनाई है अभी रिसेंट, और एकदम शायद बुर्ज खलीफा से भी ऊपर बनाई है उन्होंने टावर। बिकॉज अब वो कहते हैं ज़मीन को यूज़ करो एग्रीकल्चर के लिए, ज़मीन को ख़राब मत करो ऐसी चीज़ों के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल GDP के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कम से कम आपका 15 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब $15 ट्रिलियन खाली AI से आ जाए तो आप सोचें कि देश कितना आगे बढ़े। ब्लॉकचेन के ऊपर बात चल रही है, अब हर काम करें ब्लॉकचेन के ऊपर होगा।
वरना वो सब डेटा में हेराफेरी करना शुरू कर देते हैं। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक दफ़े तैयार हो गया, कोई हेराफेरी नहीं होगी, चाहे वो कोर्ट की हियरिंग हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का डेटा हो। ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस चलने शुरू हो गए। फिर आप देख रहे हैं 3D प्रिंटिंग और मशीनरी, फिर आप देखिए ड्रोन्स, ये सारे एरियाज़ तो हैं, लेकिन इसके लिए हमें अभी चाहिए क्या? सही पावर, जो हमारे पास इतनी काबिल मैन पावर हो, स्किल्ड मैन पावर, हमारे पास ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो इसको सपोर्ट कर सके और देश को आगे बढ़ा सके। वो पुराना ज़माना था कि हम बाहर से हमने स्पिनिंग मिल ले ली, अपने देश में लगा ली। अब तो हमें सब यहीं करना है, और ऐसे में आप जैसे संस्थान, आप जैसे वैज्ञानिक, आप जैसे विद्यार्थी, मेरे ख्याल इनका बहुत बड़ा रोल और बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनको सपोर्ट करने वाले जो हमारे बेटर हाफ्स होते हैं। आप काम करते हैं, बेटर हाफ का सपोर्ट ना हो तो आप क्या करें? तो इनका रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप सबको पुनः इस 71वें फाउंडेशन डे की, आपके स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका संस्थान यही तरक्की करता रहे, आप इसको इसी तरीके से लेके आगे करते रहें, जिससे कि जो हमारी प्रतिष्ठा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, sir, for your words of wisdom and sharing your valuable experiences with us. Proceeding further, it's now time for the felicitations of our guests. Now, I would like to request our director, sir, to kindly present a memento to our guest of honor, Shri Rakesh Chopra, as a token of our gratitude. I request Shri Rakesh Chopra to kindly come in front of the stage to receive the honors. Now, I request our director, sir, to kindly present a memento to our chief guest as a mark of appreciation. I request Dr. Sanjay Kumar to kindly come in front of the stage to receive the honor. I request to take your seats. Now I kindly request Dr. Abhijit Karmakar, Chief Scientist, CSIR Siri Kalani, to deliver the vote of thanks. Namaskar. I stand here on behalf of the organization to express our heartfelt thanks to all those who have made this 71st CSIR Siri Foundation Day celebration a success. Firstly, I would like to thank Dr. Sanjay Kumar, ex-director CSIR ISBT, and currently the chairman of Agricultural Scientists Recruitment Board, to accept our invitation and be the chief guest for this occasion. Thank you, sir, for your inspiring and very interesting words, and thank you for giving us leads for us as an electronics lab, covering a wide variety of application areas, including agri-electronics, agriculture. Thank you, sir. He shared many interesting things drawn from his long professional career. So thank you again. We would like to express and extend our deep sense of gratitude to Mrs. Richa Mishra
for her presence in today's function. Thank you, Madam. Thanks to Mrs. Pancharia also to grace the occasion. Thank you. I would like to express our deep appreciation to Shri Rakesh Chopra, Managing Director, Rajasthan Electronics and Instruments Limited, Jaipur, who has taken time out from his busy schedule and graced this occasion as guest of honor. Thank you, sir. Thank you for your motivating words. We look forward to you for more interactions with REEL in the coming days for our journey ahead. I would also like to express our thanks to Professor K. Rajanna, Honorary Professor, IISc Bangalore, and Shri Devendra Singh from Technology Management Directorate, CSIR Headquarters, for your presence in today's function. I would also like to thank Professor S.K. Badai, Director, BITS Pilani Campus, and Colonel Somabrata Chakrabarti, Registrar, BITS Pilani. I would now like to place on record our sincere thanks to our Director, Dr. P.C. Pancharia, who continuously guided us and helped us in organizing this event. Thank you, sir. I further express my thanks to all the chairmen, conveners, members of all the subcommittees of the Foundation Day Celebration Apex Committee, and the sections of administration, finance and accounts, stores and purchase. Special mention goes to the support staff, specifically in electrical, civil, security, other cleaning staffs, cafeteria staffs, and the people from media houses who are present here. In conclusion, I would like to thank you all who are present here, all the staffs, students, and our ex-employees in today's function. My sincere thanks to you all. Jai Hind. Thank you, sir. Reaching the final stages of the event, I hope that today's celebration of 71st year of CSIR CIRI Foundation Day has allowed you to know CIRI's glorious past better and have the essence of its vision and mission. अब मैं समारोह में उपस्थित सभी से निवेदन करती हूँ कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तटा तव शुभ नामे जावे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य जय Kindly take your seats. आप सभी का इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए सादर धन्यवाद। आप सभी को एक बार CSIR सीरी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ इस आयोजन की समाप्ति पर सीरी निदेशक द्वारा आप सभी को पुराने सभागार के पास हाई टी के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही शाम 7 बजे आप सभी सांस्कृतिक संध्या में अपने परिवारजनों के सहित आमंत्रित हैं। सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण रहेगा कठपुतली नृत्य, जिसका शीर्षक रहेगा किंग ऑफ नागौर अमर सिंह राठौर की कथा बाय बिल्लू रामभट्ट एंड टीम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।